नाइल नदी, जो रेगिस्तान में जिंदगी की एक धारा की तरह है, ने प्राचीन मिस्र के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जैसे जैसे सहारा रेगिस्तान फैलता गया, खानाबदोश लोग नाइल घाटी की तरफ खींचे चले आए। यह उपजाऊ इलाका उन्हें बसने की उम्मीद देता था। हर साल नाइल नदी में बाढ़ आने से उसके किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती थी, जिससे खेती के लिए बहुत अच्छी जमीन बनती थी। इससे लोगों को भरपूर मात्रा में अनाज मिलता था और उन्हें शिकार करने और फल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं रहती थी। खेती शुरू होने के साथ साथ नाइल नदी के किनारे छोटे छोटे समुदाय बसने लगे। हर समुदाय इंसानी दिमाग और अनुकूलन का प्रमाण था। इन शुरुआती बस्तियों ने आगे आने वाले वैभव की नींव रखी। जैसे जैसे खेती करने के तरीके विकसित हुए, नाइल नदी के किनारे बस्तियां बसने लगी। हर बस्ती ने शुरुआती मिस्र की संस्कृति को बनाने में योगदान दिया। ऐसी ही एक जगह है मेरिम्डा बेनी सलामा, जो पश्चिमी डेल्टा में स्थित है। यह जगह हमें इन शुरुआती लोगों के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती है। यहाँ खुदाई करने पर अंडाकार झोपड़ियों के अवशेष, पालतू जानवरों के प्रमाण और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं। दक्षिण में फयूम क्षेत्र में एक और बस्ती फलती फूलती थी, जो शुरुआती मिस्रियों की कुशलता को दर्शाती है। यहाँ के लोगों ने नील नदी के पानी का उपयोग करने के लिए सिंचाई के नए तरीके ईजाद किए और बंजर जमीन को उपजाऊ खेतों में बदल दिया। इन शुरुआती बस्तियों ने एक अधिक एकीकृत और जटिल समाज की नींव रखी। प्री डायनेस्टिक काल में अलग अलग सांस्कृतिक समूहों का उदय हुआ, जिनमें से प्रत्येक ने मिस्र के परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ी। इनमें से नकाड़ा संस्कृति अपने महत्वपूर्ण योगदानों के लिए जानी जाती है। नकाड़ा मिट्टी के बर्तन अपनी पतली दीवारों, सुंदर आकृतियों और जटिल सजावट के साथ इस युग की कलात्मक संवेदनशीलता की एक झलक प्रदान करते हैं। काले रंग से सजे लाल बर्तन नकाड़ा मिट्टी के बर्तनों की पहचान बन गए। मिट्टी के बर्तनों के अलावा नकाड़ा काल में अन्य शिल्पों में भी प्रगति देखी गई, जिसमें पत्थर पर नक्काशी, तांबे का काम और सौंदर्य प्रसाधनों का उत्पादन शामिल है। ये प्रगति एक बढ़ते हुए परिष्कार और एक समृद्ध कलात्मक परंपरा को दर्शाती है। जैसे जैसे नकाड़ा संस्कृति फली फूली, मिस्र एकीकरण के करीब पहुंचता गया, जो संघर्ष और सहयोग दोनों द्वारा संचालित था। शक्तिशाली शासकों के उद्भव के कारण छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हुआ, जिनमें से प्रत्येक का अपना प्रभाव क्षेत्र था। देर से प्री डायनेस्टिक काल में अबाइडोस का एक प्रमुख शक्ति केंद्र के रूप में उदय हुआ। मिस्र का एकीकरण एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने फिरौन के शासन में एक एकीकृत राज्य के उद्भव के लिए मंच तैयार किया। इस युग में मिस्र के लेखन का भी जन्म हुआ, जिसने रिकॉर्ड कीपिंग और संचार में क्रांति ला दी। शुरुआती चित्रलिपि एक जटिल प्रणाली के रूप में विकसित हुई, जो ऐतिहासिक घटनाओं, शाही आदेशों और साहित्यिक कार्यों को रिकॉर्ड करने में सक्षम थी। भाग 5, राजवंश 1। पहले राजा। प्रारंभिक राजवंश काल की शुरुआत ऊपरी और निचले मिस्र के लगभग 300 ईसा पूर्व में एकीकरण द्वारा चिह्नित केंद्रीकृत शासन के युग में प्रवेश किया। पहला राजवंश, जिसे पारंपरिक रूप से राजा मेनेस के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, ने मेम्फिस की नई राजधानी के रूप में स्थापना देखी। राजा मेनेस को 2 भूमियों को एक करने का श्रेय दिया जाता है, हालांकि उनके शासनकाल का सटीक विवरण विवादित है। पहले राजवंश ने शाही संस्थानों के विकास को भी देखा, जिसमें एक केंद्रीकृत नौकरशाही और एक स्थायी सेना शामिल थी। पहले राजवंश के शासकों ने विस्तृत मकबरे बनवाए, जिन्हें मस्तबा के रूप में जाना जाता है, जो उनके अंतिम विश्राम स्थल थे। ये आयताकार संरचनाएं प्रारंभिक मिस्र के राज्य के बढ़ते धन और शक्ति को दर्शाती हैं। भाग 6, राजवंश 2 समेकन और नवाचार। दूसरा राजवंश लगभग 200 से 280
ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। सत्ता को मजबूत करने और नई तकनीकों को पेश करने के प्रयासों द्वारा चिह्नित किया गया था। राजा पेरिप्सेन, जो भगवान सेठ से जुड़े हैं, स्थापित मानदंडों से एक विराम का प्रतिनिधित्व करते हैं और धार्मिक और राजनीतिक उथल-पुथल की अवधि का सुझाव देते हैं। आंतरिक संघर्षों के बावजूद दूसरे राजवंश ने प्रौद्योगिकी और प्रशासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी। एक उल्लेखनीय नवाचार पपीरस की शुरुआत थी, जिसने रिकॉर्ड कीपिंग और संचार में क्रांति ला दी। चित्रलिपि लेखन में प्रगति के साथ साथ पपीरस के विकास ने अधिक कुशल प्रशासन की अनुमति दी। दूसरे राजवंश ने तीसरे राजवंश की स्थापत्य और सांस्कृतिक उपलब्धियों की नींव रखी। भाग 7 राजवंश 3 वास्तुकला क्रांति। तीसरा राजवंश लगभग 286 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। मिस्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो अभूतपूर्व स्थापत्य नवाचार के युग की शुरुआत कर रहा था। इम्होटेप की सबसे स्थायी विरासत सक्कारा में जोसर का स्टेप पिरामिड है, जो एक क्रांतिकारी संरचना है जिसने मिस्र की अंत्येष्टि वास्तुकला को बदल दिया। स्टेप पिरामिड पारंपरिक मस्तबा मकबरे से एक क्रांतिकारी प्रस्थान में 6 खड़ी प्लेटफॉर्म है। यह स्मारकीय संरचना इम्होटेप की स्थापत्य प्रतिभा और मिस्र के राज्य की बढ़ती संगठनात्मक क्षमताओं को दर्शाती है। स्टेप पिरामिड परिसर पैमाने और जटिलता दोनों में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरे राजवंश ने शाही मूर्तिकला का भी विकास देखा, जो सदियों से मिस्र की कला को प्रभावित करने वाले प्रतिनिधित्व का एक सिद्धांत स्थापित करता है। भाग 8 प्रारंभिक मिस्र की विरासत। प्री डायनेस्टिक और प्रारंभिक राजवंश काल ने प्राचीन मिस्र की सभ्यता की भव्यता और दीर्घायु की नींव रखी। ऊपरी और निचले मिस्र के एकीकरण ने एक शक्तिशाली और स्थायी राज्य बनाया। इस युग के स्थापत्य नवाचारों ने स्मारकीय भवन की परंपरा स्थापित की। चित्रलिपि लेखन के विकास ने उनकी भाषा, मान्यताओं और सांस्कृतिक उपलब्धियों को संरक्षित किया। प्रारंभिक मिस्र की विरासत अपनी राजनीतिक और कलात्मक उपलब्धियों से परे है, जो सहस्राब्दियों तक मिस्र की सभ्यता के पाठ्यक्रम को आकार देती है। भाग 9 निष्कर्ष। एक दूर अतीत की प्रतिध्वनि। प्री डायनेस्टिक और प्रारंभिक राजवंश काल अपार परिवर्तन, नवाचार और सांस्कृतिक उथल-पुथल का समय दर्शाते हैं। शुरुआती बस्तियों से लेकर पहले फिरौन के उदय तक इन युगों ने एक सभ्यता के जन्म को देखा, जिसने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत मानव रचनात्मकता की स्थायी शक्ति और आज हमारी दुनिया पर प्राचीन सभ्यताओं के गहन प्रभाव की याद दिलाती है।